इस लेक्चर में हमको पहले वाले जो हमारे पास जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, कुछ उनको रिवाइज करके और कुछ उसमें मज़ीद डिटेल उसकी देखेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे तो हमने ये पढ़ा हुआ है, कुछ थोड़ी सी को नई चीज़ इसमें देखेंगे जी आज। एग्जाम्पल देखें जी, डिस्कस द नेचर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ड्रा द फिगर। नेचर तो हमने पहले पढ़ी हुई है कि हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है, पैराबोलिक कब होती है, एलिप्टिक कब होती है। अब एक स्केच ड्रा करेंगे, एक पिक्चर ड्रा करेंगे कि किस किस डोमेन में ये इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। उसी तरह ए बी और सी हमने ले लिए जी, यू एक्स एक्स के कोफिशिएंट, यू एक्स वाई के कोफिशिएंट और यू वाई वाई के कोफिशिएंट। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट इसका ले लिया डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो पैरेंथेसिस के अंदर टर्म दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, अगर इसको गौर से देखें तो ये एक यूनिट सर्कल की इक्वेशन बनती है। यानी अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखें तो ये एक यूनिट सर्कल बनता है। इसका मतलब ये है कि ये यूनिट सर्कल की कोई बनेगी हमारे पास, जो ग्राफ बनेगा कि यूनिट सर्कल के इन उसकी बाउंड्री के ऊपर ये इक्वेशन कैसे बिहेव करेगी, यूनिट सर्कल के इंटीरियर पार्ट में और ये इक्वेशन कैसे बिहेव करेगी, या उसके आउटसाइड ये कैसे बिहेव करेगी। देखिए जी, ये हमारे पास अब जब ये है हमारे पास जी इन साइड जो है ये एलिप्टिक बनेगी। अब कैसे एलिप्टिक बनेगी हाइपरबोलिक, ये हम कैसे देख सकते हैं जी। अब देखें कि एलिप्टिक की कंडीशन क्या होती है कि ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 होगा तो ये एलिप्टिक होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। और इसका मीनिंग क्या होगा कि वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस 1 से लेस है, तो जो वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स यूनिट सर्कल के जिनका डिस्टेंस लेस है 1 से, वो सारे इस यूनिट सर्कल के अंदर लाई करेंगे। इसलिए ये जो जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स हैं इस डोमेन में हम लेंगे, उसके लिए ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास एलिप्टिक होगी। इसी तरह देखें, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन पैराबोलिक होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब ये है कि यूनिट सर्कल के ऊपर ये जो बाउंड्री है इसकी, ये यूनिट सर्कल जो है, ये यूनिट सर्कल के ऊपर ये पैराबोलिक, ये इक्वेशन जो है वो पैराबोलिक होगी। और डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो तो ये हाइपरबोलिक होती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है कि वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स जो जिनका डिस्टेंस ऑरिजिन से 1 से ग्रेटर है, तो ये सारे कौन से पॉइंट्स होंगे जो यूनिट सर्कल के बाहर लाई करेंगे। यानी इस रीजन में ये इसके बाहर बाहर जितने सेट ऑफ पॉइंट्स हैं वो सारे उनका जो डिस्टेंस है वो यूनिट से ग्रेटर है। तो ऐसे सारे जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं उनके लिए ये इक्वेशन हाइपरबोलिक होगी। तो इस तरह हमने ये फिगर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा रीजन एलिप्टिक रीजन है, कौन सा पैराबोलिक है और कौन सा हाइपरबोलिक है। इस तरह ये सेकंड एग्जांपल देखें जी,
इसमें भी इसी तरह कैपिटल ए जो है वो यू एक्स एक्स का कोफिशिएंट, बी यू एक्स वाई का कोफिशिएंट और सी आएगा यू वाई वाई का कोफिशिएंट। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें, डेल्टा एक्स वाई इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट आता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 1। अब ये किसकी इक्वेशन है? ये एक एलिप्स की इक्वेशन है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ये जो एलिप्स मान रही है, अब एलिप्स की पे डिपेंड करता है एलिप्स की इनसाइड एलिप्स ये इक्वेशन कैसे बिहेव करती है, एलिप्स की बाउंड्री के ऊपर ये इक्वेशन कैसे बिहेव करती है, या एलिप्स के बाहर इसका क्या बिहेवियर है। तो एलिप्टिक, जब ये एलिप्स ये लेस देन जीरो होगी तो ये एलिप्टिक होगी। लेस देन जीरो का मतलब ये है एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर लेस देन 1। इसका मतलब ये है कि वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स जो एलिप्स के इनसाइड इनसाइड लाई करते हैं, उन सारे सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास एलिप्टिक है। और पैराबोलिक होगी जब ये एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र और बी स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब? एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि उस एलिप्स की बाउंड्री के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के लिए ये इक्वेशन पैराबोलिक होगी। और इसी तरह अगर ये पॉजिटिव हो तो वो हाइपरबोलिक होगी। इसका मतलब पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि वो सारे सेट ऑफ पॉइंट जो एलिप्स से बाहर लाई करते हैं, इस ये जो एलिप्स बन रही है इससे जो बाहर लाई करते हैं उनके लिए ये हाइपरबोलिक होगी। ये देखें जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी इनसाइड एलिप्स ये एलिप्टिक हो गई और इस एलिप्स की बाउंड्री के ऊपर ये पैराबोलिक होगी और इस बाउंड्री से बाहर ये जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स हैं उनके लिए ये हाइपरबोलिक हो जाएगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी नेचर क्या है और क्या नेचर क्या है, किस रीजन में कैसे बिहेव करती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी दो एग्जांपल्स हैं, इनमें भी ये चेक किया जा सकता है जी कि किस डोमेन किस रीजन के अंदर ये हाइपरबोलिक है और किस रीजन के अंदर पैराबोलिक है और एलिप्टिक किस डोमेन में ये बन रही है। और आगे है जी इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। ऐसे इनर प्रोडक्ट बीएससी में सिंपल पढ़ा होगा। इनर प्रोडक्ट जो हमारे पास लेते हैं नंबर्स का इनर प्रोडक्ट कैसे लेने हैं। इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे क्योंकि इनर प्रोडक्ट ये आगे इनर प्रोडक्ट ऑर्थोगोनैलिटी वगैरह ये सारी यूज होती हैं आगे फोरियर सीरीज के लिए। The inner product of two functions f1 and f2 on an interval ab is the number f1 to f2 a to b f1 of x f2 of x। यानी दो अगर कोई फंक्शंस हों तो उनका इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि उन दोनों फंक्शंस को जो प्रोडक्ट है उनको ए से बी इंटीग्रेट करें तो जो रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा ए से बी जो पार्टिकुलर ये इस इंटरवल में ए से बी जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो एक पार्टिकुलर नंबर आएगा। वो जो पार्टिकुलर नंबर है वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट दे रहा है इन दो फंक्शंस का f1 और f2 का। तरह ऑर्थोगोनल फंक्शंस, ऑर्थोगोनल जिस तरह हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कैलकुलेट करते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कैसे चेक करते हैं कि दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं या परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह
दो फंक्शंस हम कैसे चेक करेंगे कि ये ऑर्थोगोनल है। Two functions f1 and f2 are said to be orthogonal on an interval ab if inner product of two functions on the interval is equal to 0। यानी उन दो फंक्शंस का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 हो तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शंस ऑर्थोगोनल है ऑन द इंटरवल ए बी। और इनर प्रोडक्ट कैसे चेक किया जा सकता है कि उन दोनों फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है उनको ए से बी इंटीग्रेट करेंगे, अगर वो आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये ए से बी इंटरवल में ये दोनों फंक्शंस ऑर्थोगोनल है। एग्जाम्पल देखें जी, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जी एक्स स्क्वायर और हमारे पास दूसरा फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन है एक्स क्यूब। ये ऑर्थोगोनल होंगे ऑन द इंटरवल -1 to 1। अब इनका f1 f2 इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करें -1 to 1। अब देखें जी ये 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये -1 से 1 ये दोनों फंक्शंस ऑर्थोगोनल है। वैसे हम एक्स क्यूब का चेक करें, f1 x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ -1 से 1 ये ड्रा करें, फिर उसके बाद एक्स क्यूब का ग्राफ -1 से 1 ड्रा करें तो चेक करें तो ये हाइपरबोला तकरीबन ये इसी तरह का परपेंडिकुलर हाइपरबोलाज बन रहे होंगे। आगे ऑर्थोगोनल सेट, a set of real valued functions phi naught of x, phi 1 of x, phi 2 of x up to so on is said to be orthogonal on an interval ab if phi mn inner product of phi mn is equal to 0। यानी जितने भी हमारे पास ये हमने जैसे दो फंक्शंस लिए हैं f1 और f2, इसी तरह अगर इनफाइनाइट हम ले लें फंक्शन, यानी फाई नॉट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर ले लिया, फाई 1 ऑफ एक्स एक्स क्यूब, फाई 2 ऑफ एक्स कोई x4 और इस तरह ये सारे फंक्शन का सेट ले लें और उनमें से कोई भी दो m नॉट इक्वल टू n का मतलब ये है कि कोई भी दो डिफरेंट फंक्शंस, कोई भी दो डिफरेंट फंक्शन, ये नहीं कि f1 और f1 का ही आपस में इनर प्रोडक्ट ले, यानी f1 का f2 के साथ, f2 का f3 के साथ या f1 f3 के साथ, इस तरह इनका डिफरेंट का आपस में इनर प्रोडक्ट ले तो कोई भी दो डिफरेंट ले लें, अगर उनका जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है तो फिर हम उस सेट को कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल सेट है ऑन द इंटरवल ए बी। यानी जितने भी इसमें फंक्शंस हैं वो सारे आपस में ऑर्थोगोनल है। आगे है जी ऑर्थोनॉर्मल सेट, द नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर वी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इनर प्रोडक्ट। ये नॉर्म आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा, किसी वेक्टर का जो नॉर्म है या उसकी लेंथ है वो वेक्टर की फॉर्म में, इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन की जा सकती है। द एक्सप्रेशन v inner product of v is equal to v norm square is called the square norm, and so the norm is v norm is equal to inner product of v का square root। Similarly the square norm of a function phi m is, और phi m का फिर स्क्वायर नॉर्म कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, phi norm n square is equal to inner product of phi m with phi m, and so the norm or its generalized length is phi का norm is equal to phi m का नॉर्म का स्क्वायर रूट। और ये हमारे पास in other words the square norm and the norm of a function in an orthogonal set are respectively phi norm mx का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, क्योंकि इनर प्रोडक्ट ही हम ले रहे हैं, क्योंकि इनर प्रोडक्ट ये जो है फाई एम और फाई एम ये फाई एम एक्स के नॉर्म के स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने ये डिफाइन किया फाई एम फाई एन ये किसके इक्वल आ जाएगा, फाई एम और फाई एम के नॉर्म का स्क्वायर। और फाई एम के नॉर्म का स्क्वायर किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी, इंटीग्रल ए टू बी फाई एम स्क्वायर एक्स डी एक्स, और जब इसका नॉर्म लेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ए टू बी फाई एम स्क्वायर एक्स डी एक्स का स्क्वायर रूट। और अगर
ये हर फंक्शन का जो नॉर्म है वो 1 आ जाता है, यानी ये जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हर फंक्शन के लिए वो 1 आ जाती है, तो फिर हम इसको कहेंगे यही जो सेट है ऑर्थोगोनल सेट, सेट ऑफ फंक्शंस, ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्थोनॉर्मल सेट। यानी phi m is an orthogonal set of functions with the property that phi m का norm is equal to 1 for m 0 1 2 3, then phi m is said to be an orthonormal set on the interval। इन सब का हर फंक्शन का बारी बारी नॉर्म चेक करेंगे और अगर वो 1 के इक्वल आ जाता है तो हम इसको कहेंगे कि यह ऑर्थोनॉर्मल सेट है। शो दैट द सेट इज ऑर्थोगोनल ऑन द इंटरवल -π to π। अब सपोज हमारे पास जो 1 है हम उसको फाई नॉट ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं, जो cos x है फाई 1 ऑफ एक्स और cos 2x है वो फाई 2 ऑफ एक्स, यानी जनरली हम इसको लिख देते हैं फाई n ऑफ x इज इक्वल टू cos n x। n की वैल्यू 1 होगी तो फाई 1 होगा, n की वैल्यू 2 होगी तो फाई 2 होगा। अब ऑर्थोगोनल के लिए हमने क्या प्रूव करना है कि फाई नॉट और फाई n आपस में जीरो है, इनका जो इनर प्रोडक्ट है ये जीरो है। फाई नॉट और फाई एन का एन कोई भी हो सकता है, एन की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन। जब जनरली हम एन के लिए कर लेंगे इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है ये हर किसी पे ऑर्थोगोनल है। और सेकंड हमने क्या प्रूव करना है कि कोई भी इनमें से जो दो ले लें, एक फाई एम एफ एक्स ले लें और फाई एन ऑफ एक्स ले लें, उन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है वो भी जीरो के इक्वल आना चाहिए। अब फर्स्ट केस में जब फाई नॉट और फाई एन का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे -π to π फाई नॉट ऑफ एक्स फाई एन ऑफ एक्स डी एक्स, और फाई नॉट ऑफ एक्स हमारे पास 1 है और फाई एन ऑफ एक्स cos एन एक्स डी एक्स है, तो इंटीग्रेट करने से ये आ जाएगा 1/n sin x -π to π। तो जब लिमिट्स पुट करेंगे तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। इस तरह हमने प्रूव कर लिया कि फाई नॉट और फाई एन आपस में ऑर्थोगोनल है फंक्शन ये। अब सेकंड है m नॉट इक्वल टू n के, यानी कोई भी दो डिफरेंट फंक्शंस ले लें फाई m और फाई n, उनका भी इनर प्रोडक्ट हम शो करेंगे कि ये जीरो के इक्वल है। तो फाई एम और फाई एन ले लिया, फाई एम किसके इक्वल आ गया, फाई एम ऑफ एक्स cos एम एक्स और फाई एन ऑफ एक्स cos एन एक्स के इक्वल आ गया। तो जब इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा जी cos m प्लस एन इंटू एक्स cos m माइनस एन इंटू एक्स, और इस तरह इसका जो इंटीग्रल है वो माइनस साइन m प्लस एन एक्स ओवर m प्लस एन साइन m माइनस एन एक्स ओवर m माइनस एन। और इसको जब हम लिमिट्स पुट करेंगे पाई -π to π तो इसका रिजल्ट जीरो के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन सेट है हमारे पास ये ऑर्थोगोनल सेट है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जी जिसमें हम इंडिकेटेड जो सेट दिया हुआ है और इंटरवल दिया हुआ है वो हमने शो करना है कि इस इंटरवल के अंदर ये जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं ये हमारे पास ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस हैं। ये इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये जो डिफरेंट लेंगे हम इसमें कोई n का वो फार्मूला बना लेंगे। इसमें तो चलें बना हुआ है n और m, और इसके लिए n और n का कोई फार्मूला बना लेंगे, इसके लिए भी कोई n का फार्मूला लिख लेंगे और फिर उनको 0 से π/2 इंटीग्रेट करेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी जो दो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो हमारे पास उनका जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो दे रहा है।
और इसमें ये एनर्स लिखे हुए हैं, एनर टर्म, और इस तरह इनको भी, इनमें से भी कोई दो डिफरेंट फंक्शंस लेके हम उनका इनर प्रोडक्ट चेक करेंगे कि वो जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा।